हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार, आपसे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 10 के लिए साइंस लाए हैं, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, वो नहीं तो उसके भाई बंधु सही, वो तो आएंगे ही। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न देखते हैं, कहा जा रहा है यदि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पे खड़े हो, कितनी भी डिस्टेंस पे खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, संभवतः दर्पण है। किस प्रकार का वो दर्पण है, यहाँ पे विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए आइए समझते हैं। देखिए दर्पण कितने प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। सबसे पहला तो ये होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण ये होता है समतल दर्पण, ये जो समतल दर्पण लिखा गया। आप जब खड़े होते हैं, ठीक है, जब आप खड़े हो गए, ये तो मैंने बहुत बेकार बना दिया आपको। जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, आपका चेहरा, ठीक है, जितनी दूर पे आप दर्पण के सामने खड़े रहेंगे उतना ही पीछे बिल्कुल हूबहू सीधा ही प्रतिबिंब आपको मिलता है। हालांकि लेफ्ट का राइट का लेफ्ट हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। पैर उल्टा नहीं होना चाहिए, मतलब पैर ऊपर से नीचे नहीं दिखाई देना चाहिए। इसे सीधा प्रतिबिंब कहा जाता है। यानी सिर ऊपर है तो सिर ऊपर ही दिखाई दे रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। तो समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये आभासी है, सीधा बनता है। ओके। अवतल और उत्तल दो प्रकार के और भी होते हैं। अवतल किसे कहते हैं? ये वाला जिसका तल अंदर की ओर दबा हुआ होता है, ये अवतल कहलाता है। इसमें प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां होती हैं। 6 स्थितियां होती हैं। अगर आप वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां पे बनता है? फोकस पे बनता है, वो भी उल्टा बनता है। और वस्तु के आकार, मतलब बिंदु के आकार का बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ये F पर फोकस पे बनता है और यहाँ पे वक्रता केंद्र C रख लेते हैं। जब वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, छोटा ही बनता है वस्तु से। और उसके बाद जब वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। जब और नजदीक ले जाते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से पीछे परे बनने लगता है। जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर, इधर अनंत पर बनने लगता है। और जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है वस्तु को, तो अब यहाँ पे कोई जगह नहीं बची, अनंत तक तो हमने बना ही दिया। दर्पण के पीछे बनने लगता है, इधर की ओर वस्तु से हल्का सा बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तब भैया यहाँ पे बात की जा रही है कि आप चाहे कितनी दूर पे खड़े हो, यहाँ पे हर एक दूरी पर बात नहीं हो पाएगी। आप फोकस से ज्यादा दूर खड़े होंगे तो आपका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा। और सीधा तभी बन पाएगा जब फोकस और ध्रुव के बीच में खड़े होंगे। तो ऐसी स्थिति होने की वजह से ये अवतल दर्पण में आपका हर बार सीधा प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। उत्तल के बारे में आइए देख लेते हैं। उत्तल दर्पण कैसा होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो। इसमें केवल 2 प्रकार की स्थितियां बनती हैं। वस्तु को या तो आप अनंत पे रख लो या फिर ध्रुव और अनंत के बीच में रख लो। इन दोनों ही स्थितियों में आपका प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पे पहले तो बनता है, फिर फोकस और ध्रुव के बीच में बनने लगता है और सीधा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा, मतलब छोटा बनता है, ठीक है। और यही दर्पण का तो प्रयोग करते हैं साइड मिरर में, पीछे देखने के लिए। गाड़ियों में जब भूं भूं करके जाते हो, साइड मिरर जो पीछे देखने के लिए लगा होता है, तो यही तो होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। उसको पश्च दृश्य दर्पण जो कहा जाता है, पीछे देखने के लिए जो लगा रहता है, साइड मिरर जो लगा रहता है, उसमें कौन सा लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा एरिया को एक छोटे से हिस्से में दिखा देता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो हम छोटे से हिस्से में देख सकते हैं पूरे को। और इस वजह से यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा ही बनता है। तो भैया आपका समतल में भी सीधा बनता है और उत्तल में भी हमेशा सीधा बनता है। अवतल में कभी सीधा बन जाएगा, एक बार एक स्थिति होती है, बाकी स्थितियों में उल्टा ही बनता है। तो यहाँ पे ये विकल्प छोड़ करके डी वाले विकल्प में आ जाइए। हालांकि वहां पे सही क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने लिख कर रखा है या तो समतल अथवा उत्तल, यानी डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलो दोस्तों, दूसरा जो प्रश्न है वो हमने लिया है अपवर्तनांक से संबंध में। तो पहले बात तो अपवर्तनांक को जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर जानेंगे बात को। तो अपवर्तनांक क्या होता है भाई?
पहले तो जान ले अपवर्तन क्या होता है भाई, सुनो समझो क्या है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम ये है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो अपने रास्ते से भटक जाती है। अपने रास्ते से जितना कोण वो भटकी है उसको कहा जाता है, मतलब ये भटकने की घटना को अपवर्तन कहते हैं, और जितना कोण, जितना अनुपात के हिसाब से वो भटकती है वही कहलाता है इसका अपवर्तनांक। ठीक, तो अपवर्तनांक को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से, कई बार रिप्रेजेंट कर लेते हैं अपने सिंबल से, एन से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, स्मॉल एन से। और अगर 1n2 लिखा गया है तो यहाँ पे कहा जाएगा कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष? पहले माध्यम के सापेक्ष। और इसमें 1n2 बराबर हो जाता है n2/n1। ये क्या होता है? ये क्या होता है कि दूसरे माध्यम का अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया गया है, यानी कि हवा के सापेक्ष उसका अपवर्तनांक को, या फिर निर्वात के सापेक्ष किसी वस्तु के या फिर किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये जो निरपेक्ष अपवर्तनांक दूसरे का दिया गया है बटे पहले का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये जब अनुपात निकाला जाता है तो ये कहलाता है आपका, ये निकल जाता है 1n2 के बराबर। ठीक, और अगर इसमें जाने वाली प्रकाश का वेग दिया गया हो तो 1n2 बराबर हो जाता है v1/v2, यानी कि पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। अब आइए प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि y में प्रकाश की चाल, y में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये जो चाल दी गई है y में प्रकाश की चाल, जिसको c से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे से रिप्रेजेंट किया जाता है? c से। ये कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा जो माध्यम है उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? दिया गया है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अगर वस्तु का अपवर्तनांक निकालना है तो इसके लिए सीधे सीधा फार्मूला क्या बनता है? अपवर्तनांक n बराबर c/v, ये याद रखेंगे। और ये भी एक प्रकार का फार्मूला है, तो दोनों ही फार्मूले काम करते हैं। यही फार्मूले का ये थोड़ा सा बदला हुआ रूप है। अपवर्तनांक जहाँ अपवर्तनांक रख दिया, पहले माध्यम का पहले माध्यम में जो प्रकाश की वेग था, प्रकाश की चाल थे, v1 हमने लिखी थी, वही यहाँ पे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल जो y में प्रकाश की चाल दी गई है उसको c से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो दूसरे माध्यम की प्रकाश की चाल थी उसको v अकेले लिख दिया। तो यही का मतलब थोड़ा सा विस्तृत रूप, थोड़ा सा अच्छा लगने वाला रूप ये है। आपको इसका प्रयोग ना करके ये वाला प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा इफेक्टिव लगेगा। यानी अपवर्तनांक n बराबर c/v का अगर हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो काम बहुत अच्छा बनेगा। और यहाँ पे अपवर्तनांक निकालते हैं, n बराबर हमको क्या मिलेगा? इतना बटे इतना लिखेंगे, यानी 3 × 10⁸ बटे 1.5 × 10⁸। ये पूरा 10⁸ कट जाएगा, यहाँ से दशमलव उठाए 30 बढ़ गया, 15 दूनी 30, कितना मिल गया? 2। यानी कि पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो कितना मिल गया हमको? 2 मिल गया। कौन सा विकल्प सही हो रहा है? डी वाला विकल्प हमारा सही हो रहा है। मानव नेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण और आसान प्रश्न आइए देखते हैं। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है, इसको एक और चीज कहा जाता है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। यानी अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है ये आपको बताना है। तो विकल्प आपको ये दिखाई दे रहे हैं। तो पहले बात तो जान लेते हैं अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या फिर स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु, ये कहने का अर्थ क्या है? तो भाई बात ये है कि अगर आपकी आंखें ठीक है या फिर एक स्वस्थ व्यक्ति है, वो अगर आराम से पढ़ना चाहे, कुछ भी चीज देखना चाहे, तो नजदीक से नजदीक कितनी दूर पे रखा जाए कि वो अच्छे से देख सकता है बिना दिमाग पे जोर डाले हुए, मतलब आराम से जो देख सकता है, वही होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो वो क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आप किताब रख करके जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि मतलब ठीक होता है। और कई बच्चे होते हैं जो लेट के पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है किताब बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाती है आंखों के, और उसके बाद मम्मी या फिर मास्टर जी आके 2 डंडा लगाते हैं, कहते हैं ए बुड़बक तो सही से पढ़, बैठ के जब पढ़ेंगे तो आंखों से किताब थोड़ी सी दूरी
अपने आप बन जाएगी। लेट के पढ़ोगे ना तो नज़दीक हो जाएगा, और जब नज़दीक हो जाएगा तो फिर आंखों पे जोर पड़ेगा, दिमाग पे जोर पड़ेगा, और इससे हो जाती हैं आंखें कमज़ोर। इसलिए थोड़ा सा दूर बैठ के, अभी अगर आप वीडियो को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं ना तो थोड़ा सा दूर हो जाओ, तो अच्छे से 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा दूर हो जाए तो काम चल जाएगा, मतलब नज़दीक नहीं होना चाहिए, दूर रहे, काम चलेगा। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख कर ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं तो काम चलेगा, मतलब अच्छा होगा, इसीलिए ये सब कहा जाता है। और दूसरी बात, ये निकट बिंदु हो गया, तो कुछ दूर बिंदु भी होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर, आपको ये डी वाला विकल्प सही दिखा। कौन सा विकल्प? ये डी वाला विकल्प सही है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। और जब दूर बिंदु की बात आए, आपसे दूर बिंदु भी पूछा जा सकता है क्या? निकट बिंदु तो हो गया, एक हिस्सा होता है दूर बिंदु, यानी कि आप कितना अधिकतम दूर तक देख सकते हैं सामान्य दृष्टि के साथ में, तो वो होता है क्या? अनंत। क्या होता है? अनंत। यानी कि आप अनंत तक बिना दिमाग पे, बिना आंखों पे जोर डाले हुए सामान्य नेत्रों से, स्वस्थ नेत्रों से आप देख सकते हैं। कहाँ तक? दूर तक। दूर तक देखने के लिए अनंत हो गया, नज़दीक तक देखने के लिए 25 सेंटीमीटर हो गया। इनके बीच में कोई भी चीज़ होगी बड़े आराम से आप देख पाएंगे। 25 सेंटीमीटर से आपने कम रखा तो आंखों पर जोर पड़ेगा और आपकी आंखें कमज़ोर होंगी। और अनंत से ज़्यादा दूर देखने की कोशिश की तो क्या होगा? पर अनंत होता कितना है ये कमेंट करके बताना, अगर आपके पास अनंत की, मतलब अगर आप अनंत जानते हो तो ये प्रश्न समाप्त हुआ। अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न लाए हैं आपके लिए, ये है प्रतिरोध से संबंधित। आइए देखते हैं। कह रहे हैं 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है? 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है ये आपको बताना है। उससे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि ओम किसका मात्रक होता है? ओम किसका मात्रक होता है? तो भैया जो ओम होता है वो होता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मात्रक, रेजिस्टेंस का मात्रक। अच्छा ये हो गया, तो बता दो एम्पीयर किसका मात्रक होता है? एम्पीयर कमेंट करके बताओ जल्दी से, एम्पीयर किसका मात्रक होता है? बहुत सही जवाब। किसका मात्रक होता है? धारा का मात्रक होता है। और वोल्ट, वोल्ट क्या भैया? वोल्ट या फिर विभवांतर, सॉरी वोल्टेज, वोल्ट किसका मात्रक होता है? मैंने पहले ही बता दिया, विभवांतर का, विभवांतर का मात्रक होता है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, माइक्रो ओम कितना है? माइक्रो ओम कितना होता है? माइक्रो कितना होता है भैया ये पता होना चाहिए, ओम तो पता ही हो गया। तो माइक्रो क्या होता है? वो होता है 10 की घाते -6, इसी को कहा जाता है माइक्रो। ठीक है, ये क्या है? माइक्रो ओम। 10 की घाते -6 को माइक्रो कहा जाता है। 10 की घाते अगर +6 होता है तो इसे मेगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेगा। 10 की घाते -6 तो माइक्रो, 10 की घाते +6 तो मेगा, 10 की घाते -3 तो क्या हो जाता है? मिली, मिली। ठीक है, 10 की घाते -3 तो मिली, 10 की घाते +3 होता है तो 10 की घाते +3 होता है तो किलो। क्या कहलाता है? किलो कहलाता है। ठीक है, किलो, किलो, किलो बराबर 1000, इसीलिए 10 की घाते 3 मतलब किलो, मतलब ये हो गया। अच्छा, 10 की घाते -9 हो तो इसे नैनो कहा जाता है। चलाओ न नैनो से, नैनो से मान, तो 10 की घाते -9 बराबर नैनो। ठीक है, नैनो। अच्छा, 10 की घाते +9 हो तो वो कितना होता है? वो खोजो और कमेंट करके बताओ हमको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लाए हैं वो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक किसके, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो आइए समझते हैं। टेस्ला दिया गया, ओम दिया गया, एम्पियर दिया गया, वोल्ट एम्पियर दिया गया है, तो कौन सा हो सकता है? भैया हम जानते हैं ओम किसका मात्रक होता है? वो होता है प्रतिरोध का, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का, ये भी बिल्कुल नहीं है। वोल्ट एम्पियर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में, भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में जो वोल्ट और एम्पियर घुस रहे हैं वो अपना काम नहीं बना पाएंगे। हालांकि वोल्ट और एम्पियर मिलकर के किसका मात्रक हो पाएगा? भैया V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। और यहाँ पे वोल्ट मतलब विभवांतर का मात्रक और एम्पियर मतलब धारा का मात्रक, इन दोनों का गुणा VR बराबर I तो होता नहीं है, ये नहीं होता है। और पता नहीं क्या हो सकता है, मे बी पॉसिबल, पता नहीं कुछ हो,
तो डी वाला विकल्प अभी तो नहीं लग रहा है। तो कुल मिला के बचा ये पहला वाला विकल्प जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये पहला वाला विकल्प अपना सही है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन होता है? टेस्ला, जिसे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। एक टेस्ला के बराबर एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये रहा आपके इस प्रश्न का उत्तर। और यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बाकी विकल्पों को हम गायब करके जो बाकी एक विकल्प बचता है उसको हम उत्तर के रूप में ले सकते हैं। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है वो है नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित। आइए देखते हैं प्रश्न को। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग में मुख्य समस्या क्या आती है? तो सबसे पहले बात, तो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग होता कैसा है ये हम समझ लेते हैं। नाभिकीय ऊर्जा है क्या? नाभिकीय ऊर्जा जिसे परमाणु ऊर्जा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु ऊर्जा। आपको न्यूज़ चैनलों पे परमाणु ऊर्जा के बारे में ऐसा सुनने को मिल जाता होगा। अब भाई समस्या ये आती है कि परमाणु ऊर्जा आखिर होती क्या है? इसका नाम ऐसे परमाणु ऊर्जा कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो भैया आप जानते हैं कि हर एक तत्व या फिर जो भी चीज़ें हमको बनी यहाँ पे हम आपसे लेकर हर एक चीज़ क्या है, छोटे से छोटे कण से मिलकर बना है। वही सबसे छोटा वाला कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, जिसमें नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, बाहर और कक्षाएं होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। यही होता है परमाणु। अब बाकी सारे मतलब चीज़ें जो ऊर्जा प्राप्त करने वाले कोयला, पेट्रोल, डीजल, तो वो सब अलग अलग बात हो गई। सूरज से भी ऊर्जा अलग प्रकार से प्राप्त की जाती है। नाभिकीय ऊर्जा ऐसी होती है कि भैया क्या करते हैं, नाभिक को तोड़ देते हैं। ये जो नाभिक है भैया, जब बिजली जाती है, बिजली आना जाना होता है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसे निकल के घूमने लगते हैं, विद्युत का प्रवाह होने लगता है। और जब दो लोगों को मिलकर के यौगिक बनाना होता है तो दो से ऐसे बाहर से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर लेते हैं और काम हो जाता है। अब बात आती है कि हमें नाभिक तक पहुंचना, नाभिक तक पहुंचने के लिए बहुत सारी ऊर्जा लगती है और नाभिक को तोड़ने के बाद भी बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। तो हर एक नाभिक ऐसे टूटता भी नहीं है। तो प्लूटोनियम और यूरेनियम करके ऐसे कुछ रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जिनके नाभिक को तोड़ा जा सकता है और तोड़ने पे ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो कुल मिला के बात यह होती है कि परमाणु के नाभिक को तोड़ने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस प्रकार की ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है या फिर परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। अब ये ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक तो काम हो गया तोड़ना, एक छोटा सा मतलब एक बड़ा सा परमाणु का नाभिक है, उसको तोड़कर दो छोटे छोटे परमाणु में तोड़ देना, ये कहलाता है नाभिकीय विखंडन, नाभिक को तोड़ना। और दूसरे प्रकार का एक होता है नाभिकीय संलयन, दो छोटे छोटे परमाणुओं को जोड़ करके एक बड़ा चीज बना देना, बड़ा नाभिक बना देना, बड़ा तत्व बना देना, वो कहलाता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब जुड़ना, विखंडन मतलब अलग होना। विखंडन मतलब अलग होना, तोड़ देना, और संलयन मतलब जोड़ देना। अब जो नाभिकीय ऊर्जा होती है या फिर नाभिकीय ये विखंडन और संलयन, इस पर आधारित दो ही उदाहरण आप समझ लीजिए। जो परमाणु बम आपने सुना है, क्या सुना है? परमाणु बम। ये जो परमाणु बम होता है ये किस पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन पर। किस पर आधारित होता है? विखंडन यानी तोड़ने पर, नाभिकीय विखंडन पर। और हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने दो बम गिराए थे ना, परमाणु बम, उन्होंने वहां पे जो विध्वंस मचाया था, अभी तक वहां पे लोग लूले लंगड़े पैदा होते हैं। वो इतना ज्यादा खतरनाक था। हालांकि उस जो लोग बच गए थे, ज्यादातर लोग तो मर ही गए थे, एकदम सफाया हो गया था। इतना खतरनाक होता, पूरा शहर का शहर उसने खत्म कर दिया था। ठीक है, परमाणु बम ने। अच्छा, ये परमाणु बम होता है, इससे भी खतरनाक होता है 1000 गुना या फिर 100 गुना, 100 गुना या 1000 गुना, आप जो भी मान लो, लेकिन खतरनाक होता है, ज्यादा खतरनाक होता है। कौन सा? हाइड्रोजन बम। कौन सा? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम ये किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर। किस पर? संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर कौन आधारित होता है? हाइड्रोजन बम। ये परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक होता है, 1000 गुना खतरनाक होता है, और ये अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है, किसी शहर के ऊपर गिराया नहीं गया है। तो हाइड्रोजन बम बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पे काम करता है। और हाँ, सूर्य से जो हमें प्रकाश की ऊर्जा मिलती है वहां पे हाइड्रोजन और हीलियम भर भर के है, और वहां पे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, ये हाइड्रोजन बम वाला जो काम होता है वो लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से हमें ढेर सारी ऊर्जा प्राप्त होती है।
तो नाभिकीय ऊर्जा के बारे में आपने जान लिया। अब यहाँ पे क्या है, इसकी समस्या, मुख्य समस्या क्या है, नाभिक का विखंडन ये आराम से कराया जा सकता है। अल्फा कणों की बमबारी करते हैं तो नाभिकीय विखंडन हो जाता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये मतलब ये अपना विकल्प सही नहीं होगा। दूसरा विकल्प, अपक्रिया लगातार कैसे कराई जाए, अल्फा कणों की बमबारी होती रहती है, अपक्रिया लगातार चलती रहती है, ये भी कोई समस्या नहीं है। उपयोग के बाद ईंधन को सुरक्षित निपटारा कैसे करें। भैया यूरेनियम और प्लूटोनियम के बारे में, तत्वों के बारे में बताया है कि ये ऐसे पदार्थ हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, इनमें अल्फा बीटा गामा करके कुछ किरणें जो है निकलती रहती हैं और लगातार, और ये ऐसी किरणें होती है अगर इसके संपर्क में अगर कोई व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पेड़ पौधा आ गया तो रेडियो एक्टिव हो जाएगा, और रेडियो एक्टिव होने का मतलब उससे ग्रसित हो जाएगा और वो उसके अंदर से एकदम बर्बाद कर देती है और मार देती है, उसके जेनेटिक कोड खराब हो जाते हैं, ठीक है। और इस वजह से अब यहाँ पे जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वो जब तक प्रयोग करने लायक रहता है वो हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी, जैसे कोयला प्रेस करने के लिए आप कोयला सुलगाते हो, खाना बन गया, एकदम जर गया, मतलब कोयला एकदम ठंडा हो गया, लेकिन ठंडा होने के बाद भी उसमें थोड़ी सी जान तो बची रहती है ना, तो आप उसको क्या करते हो, इसे जब जमीन पर बिखेरते हैं तो उस पर पानी डाल देते हैं ठंडा हो जाए। लेकिन भैया ये नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में जो हमको मतलब परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के बाद जो बचता है उसमें भी थोड़ी सी जान बाकी रह जाती है, और वो थोड़ी सी जान भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर रख दिया जाए तो आसपास का इलाका साफ कर देगा, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। यही निपटारा करना सबसे मुश्किल काम है, ठीक है, इसका निपटारा करना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए यहाँ पे ये मुख्य समस्या क्या है, निपटारा करना। नाभिकीय ऊर्जा से का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में बड़ी आसानी से हो जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। तीसरा विकल्प अपना सही है, ठीक है, कि उपयोग के बाद ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे किया जाए। सुरक्षित निपटारा करना जरूरी इसलिए है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव अभी भी रहता है, अभी भी लोगों को नुकसान वो पहुंचा सकता है, पूरी तरीके से उपयोग में ना आने के बाद भी, क्योंकि कोयले में आखिर तक जान तो बची रहती ही है, तो इसमें भी बची रहती है, ठीक है। सातवां प्रश्न लेकर आए हैं, आहार श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है। कहा जा रहा है कौन निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, किस में, मतलब कौन से विकल्प है जो आहार श्रृंखला को बनाते हैं। आहार श्रृंखला का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे खाना बनाते हैं और वो बड़े होते हैं, उन पेड़ पौधों को कोई खाता है, फिर उनको खाने वाले को कोई और खाता है, उनके खाने वालों को कोई और खाता है। इस प्रकार के जो श्रृंखला बनती है उसको आहार श्रृंखला कहते हैं। आइए समझते हैं, पहला वाला विकल्प देखते हैं, इसमें घास दिया गया है। घास को गेहूं खाता है, क्या घास को गेहूं खाता है? भैया नहीं, गेहूं खुद अपना खाना बना लेता है, और आम का पेड़ भी अपना खाना खुद बना लेता है। आम गेहूं को खाने नहीं जाता है, गेहूं घास को नहीं खाने जाते हैं, इसलिए ये वाला विकल्प अपना क्या है, गलत है, ठीक। दूसरे पे आते हैं, घास को बकरी खाती है, हाँ खाती है। बकरी को मानव खाता है, हाँ खाता है। अब ये मत कहना कि मानव घास को भी खाता है, हाँ ठीक है, पेड़ पौधों को खाता है, लेकिन बात ये है कि घास को बकरी खाती है, हाँ खाती है, बकरी को मानव खाता है, हाँ खाता है। ये श्रृंखला बन रही है, हाँ बन रही है, यही वाला अपना विकल्प सही है। आगे वाला विकल्प भी चेक कर लेते हैं, बकरी को गाय खाती है, नहीं खाती भैया। गाय को हाथी खाता है, नहीं खाता, ये श्रृंखला नहीं बन रही है। घास को मछली खाती है, हाँ खाती है। मछली को बकरी खाती है, क्या बकरी मछली खाने जाती है? नहीं, वो तो शाकाहारी है, वो घास को खाती है, भैया श्रृंखला नहीं बन रही है। ये भी विकल्प अपना गलत है। इस प्रकार से बी वाला विकल्प अपना सही हो गया। बात को समझिएगा, खाद्य श्रृंखला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रह जाएगा, मतलब है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो इसमें खत्म हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्रीन हाउस से संबंधित। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब के बारे में हमको जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात जान लेते हैं ग्रीन हाउस गैस होती क्या है, और उससे पहले जान लेंगे कि ग्रीन हाउस होता क्या है। तो भैया खेती बाड़ी आप जानते हैं, ठीक है। खेती करने के लिए मौसम पर निर्भरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और मौसम जैसे अभी गर्मी का मौसम है, इस समय टमाटर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो ये टमाटर का मौसम है। लेकिन ऐसा ही अब जब और मौसम बदल जाएगा, जब टमाटर का मौसम ख़त्म हो जाएगा, उस समय टमाटर को उगाना अगर हो तो कैसे किया जाए? तो उसके लिए करते क्या है, एक घर बनाते हैं, एक घर बनाते हैं, हरे रंग का लंबा से घर बना लो, मान लो घर है आपके पास, ठीक है,
ऐसा एक घर बनाते हैं और इस घर को पूरी तरीके से पैक कर देते हैं, ठीक है, ग्रीन कपड़ा लगा करके पूरी तरीके से पैक कर देते हैं। एक दरवाजा लगा देते हैं, ठीक है, एक दरवाजा लगा देते हैं, पूरी तरीके से ये पे पैक रहता है और इसके बाहर एक और ऐसे लगा देते हैं ताकि पहले इसमें इंटर करेंगे, ये दरवाजा बंद करके फिर अंदर जाएंगे। इससे क्या होता है, अंदर का मौसम एकदम जैसा बनाना चाहे वैसा बना रहता है। तो ये इस घर को कहा जाता है ग्रीन हाउस। इस घर को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस, जहाँ पे मन मुताबिक मौसम बना करके अपने हिसाब से सब्जियां उगाई जाती हैं, ठीक। इसमें बेसिकली होता है कि सूर्य से प्रकाश की किरणें जो अंदर आती है वो बाहर नहीं निकल पाती है। अपने मुताबिक हमको बनाना है, गर्मी ठंडी बनाना है, तो वो अपने, ठीक है, वो पूरी दुनिया से अलग कर देता है। कुल मिला के यहाँ पे ये होता है कि सूर्य के प्रकाश की किरणें जो अंदर आती है वो बाहर नहीं जा पाती है। गर्मी वाला मौसम बना के रखा जाता है या फिर ठंडी वाला, जैसा भी बनाना चाहे वो बनाए। लेकिन मुख्य बात ये होती है कि अगर गर्मी या फिर सूर्य का प्रकाश अंदर आया तो वो बाहर नहीं जाएगा, ऐसा सिस्टम हो रहा है। अब ये जो सिस्टम है ये खेती बाड़ी के लिए किया गया है। ऐसा ही सिस्टम बन गया है ढेर सारा प्रदूषण उत्पन्न करने के बाद। फैक्ट्रियां लगी हैं, गाड़ियां चल रही हैं, तो ढेर सारा प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। ये प्रदूषण आसमान में जाकर के पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसी परत बना ले रहा है जो ठीक इसके जैसा काम करते हैं। कैसे, इस ग्रीन हाउस के जैसा काम करता है, जिससे सूर्य से आने वाला जो ताप है वो अंदर तो आ जाता है, पर रिफ्लेक्ट होकर जब बाहर आना चाहता है, तो बाहर जब निकलना चाहता है तो ये जो बना हुआ है चारों तरफ का एक गैसों का घेरा बना है, वो उसको बाहर न जाने दे करके अंदर से फिर से टकरा के वापस भेज देता है, जिससे लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसको कहा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि विश्व का ताप, धरती का ताप लगातार बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये एक नुकसानदायक बात है। तो भाई ये बात समझ में आ गई, पृथ्वी का तापमान किस प्रकार से, किस वजह से बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। अब यहाँ पे जो गैसों का घेरा बना हुआ है उसमें कुछ खास गैसें होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, जल का वाष्प हो गया, ये सारी गैसें, जो ओजोन जो होती है वो भी ऐसे ही काम करती है। तो ये सब गैसों का जो घेरा मुख्य रूप से जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये भी मुख्य रूप से भूमिका निभा रहा है इन सब चीज़ों में। तो ये पृथ्वी का ताप को बढ़ाने के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन जिम्मेदार है, मतलब कि कौन है, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, ये अपनी ग्रीन हाउस गैस है। इसीलिए आप उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा बुरा मानते हो। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड आए तो तुरंत कहोगे कोई खराब, ऐसा मन में फीलिंग आ रही है, छी कोई अच्छी खराब सी बात है, ठीक है, यहाँ तक कि छोड़ जाने दो, मतलब छी वाली बात आ जाती है। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है ओम के नियम से संबंधित। कहा गया है कि ओम का नियम सत्य है, यानी ओम का नियम किसके लिए सत्य है वो आपको बताना है। केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए, सभी के लिए। तो भाई बात सिंपल सी है कि जब आप ओम का नियम पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि धात्विक चालकों में प्रवाहित होने वाली अगर धारा प्रवाहित की जाए तो उनके विभवांतर और प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। उनके सिरों का विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, जिसे प्रतिरोध हम कह देते हैं। विभवांतर और धारा का अनुपात नियतांक होता है, जिसे हम प्रतिरोध कह देते हैं। तो V/R बराबर V/I बराबर क्या मिल जाता है, R मिल जाता है। I को उधर पहुंचा देंगे तो V बराबर IR हो जाता है, ये हो जाता है। ये किसके लिए होता है, धात्विक चालकों के लिए होता है। केवल मेटेलिक वायर के लिए, मेटेलिक जो मेटल होते हैं, धातु होता है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, और तांबा कॉपर एक ही बात है, इन सब के लिए ही ये काम करता है। अधात्विक चालकों, अर्धचालकों के लिए बिल्कुल काम नहीं करता है। तो पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है, V बराबर IR भी आप याद रखेंगे और ये हिस्सा भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। कहा गया है दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना के पीछे कहीं नहीं। बात को समझेंगे। सामान्य अगर आपके नेत्र स्वस्थ हैं, ठीक है, तब प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जब आप ठीक हैं तब। दूरदृष्टि दोष के कारण क्या होता है,
दूर की चीजें साफ दिखाई देती है पर नजदीक की चीजें साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमारी आंख है, ये हमारा उभरा हुआ हिस्सा कॉर्निया है। वस्तु रखी जाए, प्रतिबिंब बने तो नॉर्मली रेटिना पे बनता है। और अगर कहा जाए दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि दोष, तो भी कहो कि ये दूर जाके रेटिना के पीछे दूर प्रतिबिंब बन रहा है। और निकट दृष्टि दोष कहा जाए तो निकट पहुंचा दो, यानी कि उससे पहले ही बना दो, क्या पहले ही बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दूर दृष्टि दोष। दूर मतलब रेटिना से पीछे, दूर मतलब रेटिना से पीछे, निकट मतलब रेटिना के पहले, आगे ही, निकट ही, नजदीक ही। निकट दृष्टि में क्या होता है, रेटिना से पहले ही, आगे ही प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ पे आपका कहाँ पे बनेगा, दूर दृष्टि दोष है तो रेटिना के पीछे आपका प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, रेटिना के पीछे यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, जिसकी वजह से नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी। बात समझ में आ गई, इसके नाम से ही समझ में आया। दूर कह रहा है तो रेटिना से दूर बनेगा, पीछे बनेगा। निकट कह रहा है तो रेटिना से नजदीक, निकट ही, पहले ही बन जाएगा। अच्छा, इसके निवारण के लिए क्या कर सकते हैं, जब दूर ज्यादा बन रहा है तो क्या लगा दो भैया, उत्तल लगा दो। क्या लगा दो, उत्तल। जो दूर जा रहा है फोकस करके इकट्ठा करके पहले ही बना देगा। और निकट पहले ही बन रहा है तो क्या कर लो, अवतल लगा दो। अवतल लगाने से क्या, ये फैलाने वाला काम करता है, तो ये फैल करके थोड़ा सा पीछे जाकर रेटिना पे बनने लगेगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना के पीछे। निकट दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना से आगे। स्वस्थ दृष्टि में कहाँ पे बनता है, कहाँ पे बनता है प्रतिबिंब, रेटिना पर बनता है। और दूर दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए, ये दूर बन रहा है प्रतिबिंब, तो क्या लगाएंगे, उत्तल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, उत्तल, ताकि नजदीक बनने लगे। और निकट दृष्टि दोष हुआ है तो क्या पहले ही बन रहा है तो क्या लगाएंगे, अवतल, ताकि दूर दिखाई देने लगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं, लेकिन ठीक है, बात छोड़ते हैं। बस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, टाटा।